आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है खूनी जंग, रहस्यमयी रात। जो एक ऐसी गुत्थी की कहानी है जिसमें हर कदम पर रहस्य और खतरे छिपे हैं। यह कहानी रोमांच, सस्पेंस और अनसुलझे सवालों से भरी है, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। एक युवक की तलाश, जो एक साधारण खोज से शुरू होती है, लेकिन जल्द ही उसे एक ऐसी साजिश में उलझा देती है जहां हर चेहरा एक मुखौटा हो सकता है और हर सच्चाई के पीछे एक झूठ। तो चलिए शुरू करते हैं। अविनाश की तलाश एक ऐसी पहेली थी जिसका हर टुकड़ा उसे और उलझा रहा था। वह अपने पुराने दोस्त रवि को ढूंढ रहा था, जो अचानक गायब हो गया था। रवि के बारे में कोई सुराग नहीं था, न उसका फोन लग रहा था, नहीं कोई जानता था कि वह कहाँ गया। अविनाश की मुलाकात एक रिटायर्ड पुलिस अफसर, इंस्पेक्टर रमेश से हुई, जिसने उसे एक नया सुराग दिया। रवि के पास एक रहस्यमयी फाइल थी, जिसे वह किसी को सौंपने वाला था। इस फाइल में कुछ ऐसा था जो कई ताकतवर लोगों के लिए खतरा बन सकता था। और अब इस कहानी में एक नया नाम जुड़ चुका था, कबीर। इंस्पेक्टर रमेश ने बताया कि कबीर ही वह शख्स हो सकता है जो इस फाइल का राज जानता है। लेकिन कबीर तक पहुंचने के लिए अविनाश को रमेश के दामाद अजय से मिलना था, जो एक बड़े बिजनेसमैन थे और रवि के आखिरी संपर्कों में से एक थे। लंबी ड्राइव के बाद अविनाश थक चुका था, उसका गला सूख रहा था और उसे कुछ देर रुककर दिमाग शांत करने की जरूरत थी। उसने सड़क किनारे एक पुराने, कुछ जर्जर से दिखने वाले बार में रुकने का फैसला किया। बार का नाम था शाम की रौनक, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल उलट था। धुंधली रोशनी, टूटी-फूटी कुर्सियां और कुछ अकेले ग्राहक जो अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। अविनाश ने एक कोने की मेज चुनी और एक ठंडी बियर मंगवाई। वह अभी अपनी बियर का पहला घूंट ही ले रहा था कि बार का दरवाजा खुला और एक खूबसूरत लेकिन बेहद घबराई हुई युवती अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसकी आंखें चौड़ी थीं, जैसे वह किसी बड़े खतरे से भाग रही हो। उसने बार में नजरें दौड़ाई और अचानक उसकी नजर अविनाश पर टिक गई। वह तेजी से उसकी मेज की ओर बढ़ी, जैसे उसे पहले से जानती हो। अविनाश हैरान था। उसने इस युवती को पहले कभी नहीं देखा था। वह इस बार में भी अचानक ही आया था। कोई नहीं जानता था कि वह यहाँ होगा। अविनाश, तुम यहाँ? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, उसने हांफते हुए कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन उसने अविनाश का नाम लिया, जिससे वह और चौंक गया। आप कौन हैं? और मुझे कैसे जानती हैं? अविनाश ने सवाल किया, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही बार का शांत माहौल एक चीख से टूट गया। दो विशालकाय आदमी दरवाजे से अंदर घुसे। उनकी आंखों में क्रूरता थी और उनके चेहरों पर ऐसा गुस्सा था जैसे वे किसी का खून करने आए हों। उन्होंने उस युवती को देखा और बिना वक्त गवाए उसकी ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले एक आदमी ने अविनाश की ओर देखा और गुर्राया, तू ही है ना, जिसने वो फाइल चुराई है? अविनाश को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। उस आदमी ने एक जोरदार मुक्का अविनाश के सिर पर मारा। पूरी दुनिया घूमने लगी और अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब अविनाश की आंखें खुलीं, तो उसे एहसास हुआ कि वह एक हिलती हुई गाड़ी में है। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे थे और सिर में तेज दर्द हो रहा था। वह मुश्किल से देख पा रहा था। उन दो आदमियों में से एक उसकी जेबें टटोल रहा था, जबकि दूसरा गाड़ी चला रहा था। कहाँ है वो फाइल? बोल, वरना तेरी खैर नहीं, पहले आदमी ने धमकी दी। उसकी आवाज में बेरहमी थी। अविनाश ने दर्द से कराहते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता। तुम लोग किस फाइल की बात कर रहे हो? बकवास मत कर, दूसरा आदमी चिल्लाया। वो लड़की तुझसे मिलने आई थी। उसने हमें सब बताया। अब फाइल दे, नहीं तो जंगल में तेरी लाश दफन कर देंगे। अविनाश का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे समझ आ गया कि ये सब उस रहस्यमयी युवती की वजह से हुआ है। उसने जानबूझकर उसका नाम लिया और उसे इस जाल में फंसाया। लेकिन वह कौन थी? और यह फाइल क्या थी?
अविनाश को सिर्फ इतना पता था कि रवि के पास कोई फाइल थी, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना। गाड़ी अचानक रुकी। बाहर घना जंगल था और रात का अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। दोनों आदमियों ने अविनाश को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला। इसे रस्सी से और कसकर बांधो, एक ने कहा। यही मौका था। जैसे ही एक आदमी ने अविनाश की रस्सियां खोलकर उसे और कसने की कोशिश की, अविनाश ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने उस आदमी के हाथ से उसकी पिस्तौल छीन ली और तेजी से उसे धक्का दे दिया। आदमी जमीन पर गिरा और दर्द से कराहने लगा। दूसरा आदमी गाड़ी की ओर भागा और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। अविनाश ने फुर्ती से छलांग लगाई और गाड़ी के बोनट पर कूद गया। उसने पिस्तौल तान दी। रुको, वरना गोली मार दूंगा, उसने चिल्लाया। दूसरा आदमी डर गया और गाड़ी छोड़कर जंगल में भागने लगा। अविनाश ने उसे जाने दिया। वह जानता था कि इस जंगल में अकेले वह ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। उसने गाड़ी की चाबी निकाली और उसे जेब में डाल लिया। फिर वह उस पहले आदमी के पास गया जो अभी भी जमीन पर पड़ा था। बोल, वो लड़की कौन थी? और तुम लोग किस फाइल की बात कर रहे हो? अविनाश ने पिस्तौल उसकी ओर तानते हुए पूछा। वह आदमी डर के मारे कांप रहा था। मुझे ज्यादा नहीं पता। हमें बस इतना बताया गया था कि एक लड़की हमें उस शख्स तक ले जाएगी जिसके पास फाइल है। उसका नाम माया था। माया? अविनाश ने भौहें चढ़ाई। और तुम्हें किसने भेजा? मुझे नहीं पता। हमें एक फोन आया था। बस इतना कहा गया था कि फाइल ले आओ और हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। अविनाश ने उसे और दबाया, लेकिन उस आदमी को सचमुच और कुछ नहीं पता था। वह उसे वहीं छोड़कर गाड़ी में बैठा और शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका दिमाग सवालों से भरा था। माया कौन थी? उसने उसका नाम कैसे जाना? और यह फाइल इतनी अहम क्यों थी? शहर पहुंचकर अविनाश सीधे उसी बार, शाम की रौनक, गया। वहां अब भीड़ थोड़ी बढ़ गई थी। बारमैन ने उसे देखा और हैरानी से बोला, अरे, तुम जिंदा हो? मैंने तो सोचा था कि। मुझे बाद में बताना कि तुमने क्या सोचा, अविनाश ने उसे बीच में काटते हुए कहा। वो लड़की कौन थी? और वो दोनों गुंडे? बारमैन ने दोनों कंधे उचकाए। मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा, लेकिन एक पुराना ग्राहक, विकास, अभी भी यहीं है। शायद वो कुछ बता सके। विकास बार के एक कोने में बैठा था, एक गिलास व्हिस्की लिए। अविनाश ने उससे बात की। विकास ने बताया कि वह अपने दोस्त निखिल के साथ अक्सर इस बार में आता है, लेकिन उस रात की घटना के बाद निखिल डर के मारे जल्दी चला गया था। विकास ने भी उस लड़की या उन गुंडों को पहले कभी नहीं देखा था। उसने बताया कि उसने पुलिस को खबर की थी, लेकिन पुलिस अभी तक नहीं आई थी। बारमैन ने माना कि उसने पुलिस को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उसे अपने कारोबार पर बुरा असर पड़ने का डर था। अविनाश ने बारमैन को अपना कार्ड दिया, जिस पर उसके होटल, शालीमार गोल्ड, का पता और फोन नंबर लिखा था। उसने कहा, अगर तुम्हें उस लड़की या उन गुंडों के बारे में कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। होटल लौटकर अविनाश ने अपने पुराने दोस्त और पत्रकार रोहन को फोन लगाया। रोहन एक तेज तर्रार पत्रकार था जो हमेशा सनसनीखेज खबरों के पीछे भागता था। अविनाश को उम्मीद थी कि रोहन इस पहेली को सुलझाने में उसकी मदद करेगा, लेकिन रोहन उस वक्त एक बड़े नेता के इंटरव्यू में व्यस्त था। उसने अविनाश से कहा, यार, मैं अभी फंस गया हूं, लेकिन तुम मेरी पड़ोसन शांति आंटी से मिल लो। उनका बेटा भी गायब है और शायद तुम्हारी तलाश से उसका कुछ कनेक्शन हो। अविनाश को अब एक और रहस्य का सामना करना था। वह समझ गया कि रवि और उस फाइल की तलाश अब और जटिल हो चुकी थी। माया, उन गुंडों और अब शांति आंटी के गायब बेटे का मामला, सब एक दूसरे से जुड़े हुए लग रहे थे। लेकिन कैसे? अगले दिन अविनाश शांति आंटी से मिलने गया। शांति आंटी एक साधारण सी बुजुर्ग महिला थीं, जिनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं।
उन्होंने बताया कि उनका बेटा करण कुछ हफ्ते पहले गायब हो गया था। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। आखिरी बार उसने अपनी माँ को बताया था कि वह किसी से मिलने जा रहा है जो उसे एक खास चीज देने वाला था। क्या चीज? अविनाश ने पूछा। मुझे नहीं पता, शांति आंटी ने उदास स्वर में कहा। लेकिन उसने कहा था कि ये बहुत बड़ा है। अगर ये दुनिया के सामने आ गया तो कई लोगों की नींद उड़ जाएगी। अविनाश को अब शक हो रहा था कि करण की खास चीज और रवि की फाइल एक ही हो सकती है। उसने शांति आंटी से करण के कमरे की तलाशी लेने की इजाजत मांगी। कमरे में उसे कुछ पुराने कागजात, एक लैपटॉप और कुछ क्रिप्टिक नोट्स मिले। नोट्स में कुछ कोड्स और एक नाम बार बार आ रहा था, कबीर। अविनाश का दिल जोर से धड़का। यह वही नाम था जिसका जिक्र इंस्पेक्टर रमेश ने किया था। लेकिन कबीर कौन था और वह इस साजिश में कहाँ फिट बैठता था? अविनाश ने रोहन को फिर फोन किया और उसे करण के गायब होने और कबीर के नाम के बारे में बताया। रोहन ने कहा, मुझे कुछ समय दो, मैं अपने कुछ सोर्स से बात करता हूँ। लेकिन तू सावधान रहना अविनाश, ये जो फाइल है वो कोई साधारण चीज नहीं है। मेरे एक सोर्स ने बताया कि ये किसी बड़े घोटाले से जुड़ी हो सकती है, शायद कोई पॉलिटिकल स्कैंडल। अविनाश ने फैसला किया कि वह अब सीधे अजय से मिलेगा। इंस्पेक्टर रमेश ने बताया था कि अजय रवि का आखिरी संपर्क था। अजय एक बड़ा बिजनेसमैन था जिसका ऑफिस शहर के पॉश इलाके में था। अविनाश ने अपॉइंटमेंट लिया और अगले दिन अजय से मिलने पहुंचा। अजय का ऑफिस किसी महल से कम नहीं था। शीशे की दीवारें, चमचमाते फर्श और महंगे फर्नीचर। अजय एक मध्यम आयु का शख्स था जिसके चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान रहती थी। उसने अविनाश का स्वागत किया और पूछा, तो तुम रवि को ढूंढ रहे हो? मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी कितनी मदद कर सकता हूँ। अविनाश ने सावधानी से बात शुरू की। मुझे पता है कि रवि आपके पास आया था। उसने आपको कुछ दिया था, शायद एक फाइल। अजय की मुस्कान गायब हो गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। रवि मुझसे मिला था, हाँ, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं दिया। वह बस कुछ बिजनेस की बात करने आया था। अविनाश को यकीन था कि अजय झूठ बोल रहा है, लेकिन वह उसे और दबाना नहीं चाहता था। उसने बात बदल दी और पूछा, क्या आप कबीर को जानते हैं? अजय का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। कबीर? नहीं, ये नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ। अविनाश को अब पक्का यकीन हो गया कि अजय कुछ छिपा रहा है। उसने अलविदा कहा और ऑफिस से निकल गया। लेकिन जैसे ही वह अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक काली कार उसके पीछे पीछे चल रही थी। अविनाश ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन वह कार भी तेज हो गई। अचानक काली कार ने अविनाश की गाड़ी को ओवरटेक किया और उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। कार से दो आदमी निकले, वही दो गुंडे जो उस रात बार में आए थे। लेकिन इस बार उनके साथ एक और शख्स था। वह लंबा, दुबला-पतला और चश्मा पहने हुए था। उसने अविनाश की ओर देखा और मुस्कुराया। अविनाश, तुम बहुत परेशान कर रहे हो, उसने ठंडी आवाज में कहा। मैं कबीर हूँ, और मुझे लगता है कि अब हमें खुलकर बात कर लेनी चाहिए। अविनाश का दिल जोर से धड़क रहा था। वह आखिरकार कबीर से मिल चुका था, लेकिन यह मुलाकात वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। कबीर ने उसे बताया कि वह एक अंडरकवर एजेंट है जो एक बड़े घोटाले की जांच कर रहा है। रवि और करण दोनों उसकी टीम का हिस्सा थे। फाइल, जिसकी तलाश में हर कोई था, उसमें एक बड़े पॉलिटिकल स्कैंडल के सबूत थे। ऐसे सबूत जो कई ताकतवर लोगों को जेल भेज सकते थे। लेकिन माया कौन थी? अविनाश ने पूछा। कबीर ने एक गहरी सांस ली। माया हमारी एजेंट थी, लेकिन उसे धोखा दे दिया गया। किसी ने हमारी टीम में सेंध लगाई और उसे उन गुंडों के हवाले कर दिया। हमें नहीं पता कि वह जिंदा है या
अविनाश को अब सब कुछ समझ आ रहा था। यह कोई साधारण फाइल नहीं थी। ये एक ऐसी चीज थी जिसके लिए लोग खून बहाने को तैयार थे। कबीर ने उसे बताया कि उसे अब इस मामले से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो चुका था। लेकिन अविनाश पीछे नहीं हटना चाहता था। वह रवि का दोस्त था और अब करण की मां का दर्द भी उसका अपना था। कबीर ने उसे एक आखिरी मौका दिया। अगर तुम इस गेम में रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, लेकिन याद रखो, इसके बाद कोई वापसी नहीं होगी। अविनाश ने एक पल सोचा और फिर हामी भर दी। वह कबीर के साथ गया। अगले कुछ दिन अविनाश के लिए एक रोलर कोस्टर की तरह थे। कबीर ने उसे अपनी अंडरकवर टीम से मिलवाया। उन्होंने एक सेफ हाउस में रणनीति बनाई। फाइल अभी भी गायब थी, लेकिन कबीर को शक था कि वह अजय के पास है। उन्होंने अजय के ऑफिस पर छापा मारने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में अविनाश और कबीर की टीम ने अजय के ऑफिस में सेंध लगाई। वहां उन्हें कई गुप्त दस्तावेज मिले, लेकिन फाइल नहीं। तभी अलार्म बज उठा। अजय की सिक्योरिटी टीम ने उन्हें घेर लिया। एक भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। अविनाश ने पहली बार अपनी जिंदगी में असली खतरा महसूस किया, लेकिन कबीर की ट्रेनिंग और अविनाश की फुर्ती ने उन्हें बचा लिया। वे किसी तरह वहां से निकल गए, लेकिन इस छापे ने अजय को सतर्क कर दिया। उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी और कबीर की टीम के पीछे पड़ गया। अगले कुछ दिनों में अविनाश और कबीर को कई बार जान बचाकर भागना पड़ा, लेकिन हर बार वे एक कदम और करीब आते गए। आखिरकार उन्हें पता चला कि फाइल अजय के एक गुप्त गोदाम में छिपाई गई थी। अंतिम मिशन के लिए अविनाश और कबीर ने पूरी तैयारी की। गोदाम एक सुनसान इलाके में था और वहां सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि वहां पहुंचना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन अविनाश ने एक तरकीब सोची। उसने माया की तरह बनकर अजय को फोन किया और उसे गोदाम पर बुलाया। अजय को शक नहीं हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि माया मर चुकी है। जब अजय गोदाम पहुंचा तो कबीर की टीम ने उसे घेर लिया। एक तनावपूर्ण टकराव के बाद उन्होंने अजय को पकड़ लिया और फाइल बरामद कर ली। फाइल में ऐसे सबूत थे जो एक बड़े घोटाले को उजागर करते थे। करोड़ों रुपए की हेराफेरी, पॉलिटिकल लॉबिंग और कई बड़े नामों का इसमें शामिल होना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब फाइल को पब्लिक करने की बारी आई तो कबीर ने अविनाश को एक चौंकाने वाला खुलासा किया। माया जिंदा थी। वह अजय की कैद में थी, लेकिन कबीर की टीम ने उसे बचा लिया था। माया ने बताया कि उसने अविनाश का नाम इसलिए लिया था क्योंकि उसे लगा था कि वह उसकी मदद कर सकता है। उस रात बार में वह वाकई अविनाश को ढूंढ रही थी, क्योंकि रवि ने उसे अविनाश के बारे में बताया था। अविनाश, कबीर और माया ने फाइल को पुलिस को सौंप दिया। घोटाला उजागर हो गया और कई बड़े लोग सलाखों के पीछे चले गए। अजय को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रवि और करण को भी बचा लिया गया। वे अजय की कैद में थे, लेकिन अब सुरक्षित थे। अविनाश ने आखिरकार अपने दोस्त रवि से मिला। रवि ने उसे गले लगाया और कहा, तूने मेरी जान बचाई, यार। लेकिन कहानी का असली सबक अविनाश के लिए कुछ और था। उसने सीखा कि सच्चाई की तलाश कभी आसान नहीं होती, लेकिन अगर आप सही रास्ते पर हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। उस रात जब वह होटल के अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसने उस रहस्यमयी रात को याद किया। उसने सोचा कि कैसे एक अजनबी लड़की की एक पुकार ने उसकी जिंदगी बदल दी। वह मुस्कुराया और सोचा, कभी कभी अनजान रास्ते ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाते हैं। लेकिन क्या वह मंजिल आखिरी थी? शायद नहीं, क्योंकि जिंदगी में हर कहानी के बाद एक नई कहानी शुरू होती है, और अविनाश को यकीन था कि उसकी अगली कहानी और भी रोमांचक होगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई की तलाश में हिम्मत और समझदारी की जरूरत होती है। कभी कभी हमें अनजान रास्तों पर चलना पड़ता है, और उन रास्तों पर हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम अपने दिल की आवाज सुनें और सही काम करें, तो कोई भी साजिश हमें हरा नहीं सकती। ये कहानी हमें यह भी बताती है कि हर चेहरा एक मुखौटा हो सकता है,
लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। सच्चाई की तलाश में कभी हार मत मानो, क्योंकि वही तुम्हें आजाद करती है।